जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना के लिए रवाना हुए सूर्य अस्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स। भारतीय वायुसेना को मिलेगी 600 किलोमीटर प्लस रेंज वाली रैम्पेज मिसाइल। भारत का एक और चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। भारत और वियतनाम संयुक्त रूप से विकसित करेंगे मिलिट्री हार्डवेयर। और भारत के जैगवार फाइटर्स को फेस करनी पड़ी है MiG-21 जैसी प्रॉब्लम। बीस मई को लेह के पास पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हेलीकॉप्टर में आर्मी के 3 ऑफिसर सवार थे, जिसमें 3 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल सचिन मेहता और लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अन्य 2 ऑफिसर्स जो कि हेलीकॉप्टर के पायलट थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस क्रैश में इस हेलीकॉप्टर में सवार हमारे इन तीनों ऑफिसर्स को कोई भी मेजर इंजरीज नहीं आई हैं। वे पूरी तरह से सेफ हैं और स्टेबल हैं। और हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश हुआ है, जिस तरह की पिक्चर्स आई हैं, उनको देखकर तो यही लग रहा है कि इस क्रैश में हमारे इन 3 ऑफिसर्स का सर्वाइव कर पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाकी इस हेलीकॉप्टर में सवार मेजर जनरल सचिन मेहता द्वारा क्रैश के बाद ली गई एक सेल्फी भी काफ़ी वायरल हो रही है। बाकी दुर्घटना कैसे हुई थी तो उसकी जाँच शुरू कर दी गई है और इस बात पर भी कोई संदेह नहीं है कि जो सेल्फी वायरल हो रही है वो इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से हमारी सेना के जो वीर हैं वो टफ से टफ कंडीशन को भी कितने सही तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन इस तरह के टफ सिचुएशंस को हैंडल करने का हमारे ऑफिसर्स का, हमारे वीरों का जो एटीट्यूड है वो तो कमाल का है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन क्यों बन रही है, विशेष रूप से पुराने प्लेटफॉर्म्स को लेकर, जैसे कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स, तो उस प्रॉब्लम को सही करने का जो एटीट्यूड है वो कहीं से भी सही नहीं दिख रहा है। क्योंकि आर्मी के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। हालांकि उनको रिप्लेस करने की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 8 से 10 साल तक का समय लग सकता है पूरी फ्लीट को रिप्लेस होने में। और चीता हेलीकॉप्टर के इस क्रैश ने एक बार फिर से इस डिबेट को शुरू कर दिया है। और क्या आप जानते हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की जो डिमांड है वो 2015 से चल रही है। 2015 में आर्मी वाइब्स एजुटेशन ग्रुप ने तत्कालीन रक्षा मंत्री लेट श्री मनोहर पर्रिकर जी के सामने ये कैंपेन उठाया था इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, क्रैश होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम अभी तक अपने 250 से अधिक पायलट्स की जानों को खो चुके हैं। और पहले भी इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि रशिया के साथ कैमॉफ के 220-60 हेलीकॉप्टर्स की डील, लेकिन फिर वो डील होते होते लास्ट में फिर कैंसिल ही हो गई। और ऐसे करते करते प्रयास तो बहुत किए गए, लेकिन वो प्रयास अभी तक पूरी तरह से सफल होते हुए नहीं दिखे और अभी भी 8 से 10 वर्षों का समय है पूरी फ्लीट को रिप्लेस होने में। बाकी जितनी तेज़ी VIPs के प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने के लिए दिखाई जाती है, अगर उतनी ही तेज़ी हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले पुराने प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने के लिए दिखाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। 22 मई को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने अपनी स्वदेशी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक टेस्ट लॉन्च कंडक्ट किया था। और ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर कंडक्ट किया गया था, जिसमें इसके सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्नि-1 की जो मारक क्षमता है वो 1200 किलोमीटर्स तक है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ शिरडी में भारत की निवे ग्रुप के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। और इस कॉम्प्लेक्स में भारत के लिए एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, रॉकेट सिस्टम्स, एनर्जेटिक मटेरियल्स और ऑटोनॉमस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और आज के इसी इवेंट में भारतीय रक्षा मंत्री ने निवे ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए भारत के पहले 300 किलोमीटर तक के रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्य अस्त्र को हरी झंडी भी दिखाई है। बाकी जो सूर्य अस्त्र नाम का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है तो ये इसराइल के पल्स आर्किटेक्चर पर आधारित है और जिसे इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम की टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के साथ निवे ग्रुप ने भारत में स्वदेशी तौर पर बनाया है। यानी कि आप इसे इसराइल के पल्स सिस्टम का इंडियन वेरिएंट भी कह सकते हैं। और निवे ग्रुप के ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये जो लॉन्चर सिस्टम है इसमें उन्होंने 100% स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया है। बाकी जो भारतीय सेना है वो ऑलरेडी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स के तहत 2 सूर्य अस्त्र सिस्टम्स के लिए पहले ही कंपनी को ऑर्डर दे चुकी है। बाकी जो सूर्य अस्त्र लॉन्चर और उससे जुड़े हुए सिस्टम्स है उसमें स्वदेशीकरण को प्राप्त किया गया है, लेकिन इसमें जो रॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं मुख्य रूप से 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के रेंज वाले। जो 150 किलोमीटर वाला रॉकेट है उसका नाम है एक्स्ट्रा, जो कि 120 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करता है। और जो 300 किलोमीटर के रेंज वाला रॉकेट है उसका नाम है प्रेडेटर हॉक, जो 140 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करता है। तो फिलहाल अभी इन रॉकेट्स को हम इसराइल से ही सोर्स कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि फेज्ड मैनर में इस रॉकेट सिस्टम के स्वदेशीकरण को भी प्राप्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य अस्त्र लॉन्चर सिस्टम है जो कि इसराइल के पल्स सिस्टम पर आधारित है, तो उसको तो 100% स्वदेशीकरण के साथ बना लिया गया है, लेकिन इसमें जो रॉकेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो फिलहाल अभी इसराइल से इंपोर्ट हो रहे हैं। और अभी तो केवल 2 ही सूर्य अस्त्र लॉन्चर सिस्टम्स के लिए आर्मी ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लेकिन कंपनी को उम्मीद है आगे और भी एक बड़े ऑर्डर की, कम से कम 7 से 9 रेजिमेंट्स। और कंपनी लगभग 6000 करोड़ रुपीज़ तक के लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स को देखती है।
बाकी जैसे कि नेवी ग्रुप ने अभी हाल ही में आर्मी के लिए अपने वायु अस्त्र लॉयटरिंग म्यूनिशन के भी टेक्निकल ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके दिखाया था। तो इसके बारे में आपको बता दें कि जो वायु अस्त्र है तो वो इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम के स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन का इंडियन वेरिएंट है और इसे भी नेवी ग्रुप टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के तहत भारत में बना रही है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और इस लॉयटरिंग म्यूनिशन को भी सेम सूर्य अस्त्र लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। बाकी अभी वर्तमान समय में इसराइल के जो स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन है जिनका भारत में स्वदेशी नाम है वायु अस्त्र, तो इनको नेवी ग्रुप के अलावा अडानी डिफेंस भी भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है और इसके लिए 2021 में बेंगलुरु बेस्ड अल्फा डिज़ाइन और इसराइल की एल्बिट सिस्टम के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और आर्मी ने लगभग 100 स्काई स्ट्राइकर्स की खरीद के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे और वही सेम स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशंस ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किए गए थे। और अल्फा डिज़ाइन जो कि पहले इन स्काई स्ट्राइकर्स को भारत में मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो वो कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का ही हिस्सा है। और अब नेवी ग्रुप ने भी जो स्काई स्ट्राइकर के इंडियन वेरिएंट वायु अस्त्र के टेक्निकल ट्रायल्स कंप्लीट करके दिखाए थे, तो उसके माध्यम से जो वायु अस्त्र है वो आर्मी के उस टेंडर में कॉम्पीट कर रही है जिसमें आर्मी इन लॉयटरिंग म्यूनिशंस के लिए एक बड़े ऑर्डर को प्लेस करेगी। और इन टेक्निकल ट्रायल्स के अलावा नेवी ग्रुप के अलावा 2 और कंपनीज शॉर्टलिस्ट की गई थी। भारत के डिफेंस PSU आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने भारतीय सेना को 1000th T90 टैंक डिलीवर कर दिया है, जिसे अवधि में ही स्वदेशी तौर पर प्रोड्यूस किया गया है। और भारत के डिफेंस PSU ने T90 टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस्ड प्रोडक्शन से लेकर इसके इंजन्स और अन्य सिस्टम्स में एक डीप इंडिजनाइजेशन को भी अचीव किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनाम काउंटरपार्ट के बीच हुई बायलैटरल मीटिंग में दोनों देशों के बीच मिलिट्री हार्डवेयर्स को संयुक्त रूप से प्रोड्यूस करने वाली बातों पर सहमति बनी है। बाकी जो वियतनाम है वो भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को भी अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। इसके अलावा एक जानकारी और सामने आई है कि जैसे कि भारतीय वायुसेना इजरायली ओरिजिन के रैम्पेज मिसाइल्स को और भी बड़ी संख्या में खरीदने पर काम कर रही है, तो ऐसे में ANI के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नेवी ग्रुप की CTO की तरफ से बताया गया कि जो रैम्पेज मिसाइल है तो वो सूर्य अस्त्र सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले प्रेडेटर हॉक रॉकेट के जैसा ही प्लेटफॉर्म है। प्रेडेटर हॉक रॉकेट जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और रैम्पेज भी यही सेम प्लेटफॉर्म और सेम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। और जो नेवी ग्रुप है वो प्रेडेटर हॉक रॉकेट के स्वदेशीकरण को प्राप्त करने पर काम कर रही है, जो कि सूर्य अस्त्र लॉन्चर सिस्टम के साथ डिलीवर किया भी जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि रैम्पेज मिसाइल भी भारत में मैन्युफैक्चर होंगी। लेकिन जब उनसे रैम्पेज मिसाइल की रेंज के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि हम इसमें 600 किलोमीटर प्लस रेंज को देख रहे हैं और यहाँ पे एयर लॉन्च वर्जन की ही बात हो रही है। लेकिन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जो रैम्पेज मिसाइल है उसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन नेवी ग्रुप की CTO ने रैम्पेज मिसाइल की रेंज को 600 प्लस किलोमीटर तक बताया है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि क्या ये गलती से बताया गया है या फिर यहाँ पे कोई दूसरी मिसाइल की बात हो रही थी जो कि है इजराइल की गोल्डन होराइजन, क्योंकि वही सिमिलर सी रेंज रखती है और गोल्डन होराइजन को भी इजराइल ने भारत के लिए पिच कर रखा है। या फिर भारतीय वायुसेना को जो रैम्पेज मिसाइल मिलेगी उसकी रेंज वाकई में 600 किलोमीटर प्लस होगी। और बाकी नेवी ग्रुप अपने खुद के 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाले लॉयटरिंग म्यूनिशन पर भी काम कर रहे हैं, जो कि साल भर के अंदर वे सामने भी लाएंगे। आज सुबह करीब 11:30 बजे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई। दोनों तरफ से फायर फाइट हुई थी, एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और फिलहाल अभी यह ऑपरेशन जारी है और इस पर अपडेट्स आने बाकी हैं। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बिहार ATS ने मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद मुस्तफ़ा के तौर पर हुई है और ये इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फॉरेन हैंडलर्स के साथ कुछ सेंसिटिव साइट्स की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और लोकेशन डिटेल्स को शेयर कर रहा था। और ये भी सामने आया है कि जो मुस्तफ़ा है ये शहजाद भाटी और उसके एसोसिएट्स द्वारा चलाए जाने वाले पाकिस्तान आर्म्स स्मगलिंग गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ था। बाकी एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में POK में जो अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को होरीफाइड किया था, तो उस सुअर के फ्यूनरल पर पाकिस्तान के कई और भी बड़े बड़े सुअर स्पॉट हुए हैं, जिसमें हिजबुल का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन भी देखा गया है। और इनमें से जो अधिकतर सुअर हैं वो भारत में मोस्ट वांटेड है और खुलेआम जो है पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो फिर से दिखाता है कि कैसे जो पाकिस्तान है वही इन आतंकियों के लिए सबसे सेफ जगह है। वो बात अलग है कि जब से अज्ञात बंदूकधारी एक्शन में आए हैं तो उन सुअरों के लिए अब कोई भी सेफ जगह नहीं बची है। बाकी एक जानकारी ये भी सामने आई है कि बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के एक सीनियर ऑफिसर को उठा के ले गई है और BLA ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर और कमांडिंग ऑफिसर वसीम अहमद उनकी कस्टडी में है, जिसे कलत डिस्ट्रिक्ट के मेन हाईवे से अगवा किया गया था। और BLA के मुताबिक जो वसीम अहमद है वो एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स में सीनियर पोजीशन पर डिप्लॉयड था, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के अंडर ऑपरेट करती है। और इस ऑपरेशन को BLA ने अपने इंटेलिजेंस विंग से मिले इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया था। भारतीय वायुसेना के जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ वाले जैगवार फाइटर्स हैं
तो अब उन्हें भी MiG-21 की जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और वो प्रॉब्लम है स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जो कि दुनिया में एकमात्र देश है जो अभी भी इन जैगवार फाइटर्स को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो कंपनीज जैगवार फाइटर्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है तो अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, यानी कि उन्होंने स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करने के मामले में अपनी इनएबिलिटी को एक्सप्रेस किया है। और भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी रोड मैप डॉक्यूमेंट के हवाले से ये बताया गया है कि इन फाइटर्स में जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट फिट की गई है तो उसे भी टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड वाले इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है और उसका मुख्य कारण बताया गया है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से स्पेयर पार्ट्स की कमी। और मार्टिन बेकर ने भी रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट्स के लगभग 250 लाइंस के सप्लाई पर अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस करी है और इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो भारतीय सेना है वो मौजूदा इजेक्शन सीट्स को इन हाउस ही रिपेयर कर रही है। लेकिन भारतीय वायुसेना ये मानती है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बेहद ही जरूरी है ताकि आगे इसके और भी इश्यूज़ को अवॉइड किया जा सके। और जो इजेक्शन सीट हैं वो एक प्रिसाइज साइजिंग, फिट, फंक्शनैलिटी, मटेरियल स्टैंडर्ड्स तो इनको इसने पूरा करना चाहिए। इसीलिए जो एयरफोर्स है वो अब एक स्वदेशी सॉल्यूशन को डेवलप करने की दिशा में भी काम कर रही है। और इजेक्शन सीट जो कि फाइटर जेट का बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होता है, पर चूंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से स्पेयर पार्ट्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे, कई सारे क्रिटिकल पार्ट्स जो कि इजेक्शन सीट में इस्तेमाल होते हैं तो वो उनके लाइफ स्पैन के खत्म होने के बाद फ्लाइट के लिए अनफिट हो जाएंगे और इसी वजह से अब एयरफोर्स को स्वदेशी सॉल्यूशंस पर काम करना पड़ रहा है। और वो सॉल्यूशन भी हमको चाहिए उन पार्ट्स की लाइफ के एक्सपायर होने से पहले। और अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के पास जैगवार फाइटर्स की 6 स्क्वाड्रंस हैं जिन्हें हाल ही में अपग्रेड भी किया गया था। बाकी अगर जैगवार के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में Su-30 MKI फाइटर के क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर देवेश पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अच्युदेव सहदेवन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में कॉन्गो में UN पीस कीपिंग मिशन के तहत नायक हुसन लाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2012 में चीता हेलीकॉप्टर के क्रैश में मेजर चंद्रशेखर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जैगवार फाइटर्स कौन से वर्ष में कमीशन किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।